काफ़ी की कहानी हौसलों की ज़िद की मिसाल है। मेरे पेरेंट्स का रोल मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है। सो मेरा वही गोल रहता है कि मैं उनको प्राउड फील करवा पाऊँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि छोड़ दो ऐसे ही कोई फाउंडेशन एनजीओ के पास एंड मतलब इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो इसके साथ। हमारे लिए लॉज बहुत सारे हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना धीरे होता है कि 10-15 साल लग जाते हैं, तब तक कुछ कल्प्रिट्स या तो ज़िंदा ही नहीं रहते हैं एंड इवन हमारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तब तक कॉम्पनसेशन हमें मिलता ही कितना है, सिर्फ हमारी एक सर्जरी की कॉस्ट है। अगर अक्रॉस इंडिया ये हो जाए, आई थिंक केसेस में बहुत कमी आ जाएगी। तो मैंने वो रियलाइज़ करना शुरू किया कि कैसे बच्चे काइंड ऑफ दे आर स्केयरिंग टू मी एंड दे डोंट वांट टू प्ले विद मी। अगर हम पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास से लोग सीट चेंज कर लेते हैं। बहुत छोटी चीज़ है पर हर्ट करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे इस नए एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे एक बेहद ही खास मेहमान, जिसका नाम है काफ़ी। काफ़ी की कहानी हौसलों की ज़िद की मिसाल है। सिर्फ 3 साल की उम्र में एसिड अटैक में आंखों की रोशनी खो देने वाली काफ़ी ने चंडीगढ़ के एक ब्लाइंड स्कूल में सीबीएसई 12 बी के बोर्ड एग्जाम में 95.6% नंबर हासिल कर स्कूल में टॉप किया। ऑडियो बुक्स और मेहनत से पढ़ाई करते हुए आईएएस बनने का सपना देखने वाली काफ़ी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। चलिए बात करते काफ़ी से और जानते हैं उनकी जीवन की सफलता की पीछे छुपी संघर्ष के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है काफ़ी आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले सभी को नमस्कार और ये मेरा ऑनर है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ पाई और आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु मेड इट पॉसिबल एंड आई थिंक फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम काफ़ी एज मैम mentioned my name and I'm from like basically from Hisar, Haryana, but since few years I've been living in Chandigarh and currently I am pursuing first year of my graduation in political science honors from Lady Shri Ram College of Delhi University. और आप कैसे हो और कैसा लग रहा है आपको हमारे यहाँ आके? मैं एकदम ठीक हूँ और जैसा मैंने बताया कि इट्स रियली एन ऑनर एंड जब मेरे को पता लगा था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी सीरियसली एंड आई एम हियर थैंकफुली। सो like I'm feeling so glad and like again I want to thank all those people who made it possible. एंड हमें भी बहुत खुशी है। मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने से पहले और आपसे मतलब बात करने के लिए बहुत टाइम से मेरा बहुत मन था कि आपसे मिलना है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक इवेंट में मिले थे और उसी दिन से मन था कि आपसे बातचीत करेंगे, आपके लाइफ के बारे में जानेंगे। तो फिर बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया और आप आए हमसे बात करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा ये मेरा ऑनर है इवन and like I am so glad that you understood me as a person who can come here and share my insights. So like, इस platform पे आना is like very big deal for me, so it's an honor for me instead. जब आपने स्कूल में टॉप किया तो वो अनुभव कैसा रहा आपके लिए? और जब रिजल्ट आया और पहला रिएक्शन आपका क्या था? और इसी के साथ अ, ये जो मतलब मोमेंट था, क्या उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड थी या ये रिजल्ट आपके लिए एक सरप्राइज था? So basically मैंने 10th और 12th दोनों में टॉप किया था. If I talk about 10th, so like I secured 95.2% and मतलब उस टाइम मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थे बिकॉज आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग अबव 90 or around 90 or something. But as I like got to know my results, so I was so happy and like एज आई टोल्ड माई पेरेंट्स, तो उनको बहुत खुशी हुई थी. तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था. मैं मेंटली तो प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एंड क्योंकि उससे पहले एज सच इतना कुछ हुआ नहीं था. मतलब कि ठीक है, वैसे तो एकेडमिक्स अच्छा चल रहा था स्कूल में बट इतना ज़्यादा रिकग्निशन कुछ मिला नहीं था. उसके बाद बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट हुआ एंड उन लोगों ने मतलब
मेरे को बहुत प्रेज़ किया, तो मुझे लगा कि आई हैव सम कैपेबिलिटी एंड आई कैन डू समथिंग इन माय लाइफ। सो वो एक मोमेंट मेरे को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर लगता है अपनी लाइफ का। और 12th की मैं बात करूँ, क्योंकि मैं काइंड ऑफ सफलता का स्वाद चख चुकी थी, तो मुझे ये था कि मेरे को ज़्यादा चाहिए थोड़ा-सा। बिल्कुल। सो लाइक जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड ही थी, इवन बिकॉज मेरे को 97-98% के आसपास की एक्सपेक्टेशंस थी। एंड वो पॉसिबल भी हो पाता क्योंकि मेरे 3 सब्जेक्ट में 98 आ गए थे, बट 2 सब्जेक्ट्स में अनफॉर्चुनेटली 92। बट yeah, I was so happy at least that I could achieve so much। and आई मीन अगेन फिर बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट हुआ, एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। सो बेसिकली मेरा वही रहा है कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स का रोल मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है, सो मेरा वही गोल रहता है कि मैं उनको प्राउड फील करवा पाऊँ एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊँ। सही सही बोला आपने कि पेरेंट्स को जब पेरेंट्स इतना सपोर्टिव रहते हैं, है ना? कई बार बहुत बार होते हैं कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, लड़कियों के मामले में ज़्यादा। बट जब सपोर्टिव होते हैं और उनको प्राउड फील कराने का जो एक मोमेंट होता है ना, वो बहुत स्पेशल होते हैं। जैसे कि आपने कहा, उस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ, हरियाणा में, ऑब्वियसली सबको पता है कि क्या सिचुएशन है। सो लाइक I feel so fortunate that like my parents were always there for me, and despite of having so many challenges कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि छोड़ दो ऐसे ही कोई फाउंडेशन एनजीओ के पास, एंड मतलब इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो इसके साथ। तो बट वो हमेशा मेरे साथ रहे, सपोर्ट किया, एंड जितना पोस्ट ट्रीटमेंट के टर्म्स में जितना पॉसिबल था वो करवाया। देन मैं ये एजुकेशन स्टार्ट करवाई, जो कि बहुत बड़ा स्टेप था। मतलब क्योंकि एजुकेशन इज द वेपन विच कैन चेंज आवर पर्सपेक्टिव एंड चेंज आवर लाइफ एज वेल। सो वो एक बहुत बड़ा स्टेप मानती हूँ मैं, क्योंकि लाइक वैसे भी अवेयरनेस नहीं होती कि कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है या ये प्रॉब्लम है बर्न की, तो एजुकेशन स्टार्ट करवानी चाहिए भी कि नहीं। सो या दे वर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माई जर्नी, एंड बहुत सारे लोगों को ये प्रिविलेज नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। जैसे कि मैं यहाँ भी स्टोरी सुन रही हूँ, तो बहुत सारे मतलब मोस्टली केसेस में फैमिलीज साथ छोड़ देती हैं, जो कि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं मेंटली एंड फिजिकली, एंड फिर कोई मतलब सपोर्ट भी ना मिले तो। मतलब मेरे हिसाब से आप 50% हील तब हो जाते हो जब आपके साथ आपके जो अपने हैं वो रहते हैं, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला। और आपने ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई शुरू करने से लेकर 12th तक मतलब वो कौन सी बात थी जिसने आपको इनकरेज किया? और क्या कोई इंसान या कोई किताब या कोई घटना जिससे आपको मोटिवेशन मिला है? मैंने जैसे कि बताया कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। जी। जैसे मैं बेसिकली हिसार हरियाणा से हूँ, क्योंकि वहाँ पे उतना कोई अच्छा स्कूल नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे लिए चंडीगढ़ मूव हुए थे, सो दैट मेरे को अच्छी एजुकेशन मिल सके। एंड उन्होंने सब कुछ जो भी था उनका, दे लेफ्ट एवरीथिंग ओवर देयर, एंड दे काइंड ऑफ उन्होंने एडजस्ट किया खुद को एक नए कल्चर, हर चीज़ में मतलब। सो वो मेरे को बचपन से रियलाइज़ होता था कि इफ़ दे आर पुटिंग like so much efforts on me, so obviously I'll have to do something about it। and मतलब because इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई दोस्त नहीं थे एज सच, तो मेरे पास पढ़ाई पे फोकस करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। और जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मतलब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू की, एंड मतलब जो भी एकेडमिक्स का था, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आने लगा, एंड मतलब मैंने धीरे धीरे अपने आप को उसी चीज़ में इंडल्ज कर लिया। एंड सो मतलब देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि धीरे धीरे अवेयरनेस हुई कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ तो क्या क्या मैं अचीव कर सकती हूँ। तो उसने मेरे को और मोटिवेट किया कि
मेरे पेरेंट्स को मुझे प्राउड करना है, किसी भी तरह से प्राउड फील करवाना है, सो दैट जितने भी उन्होंने एफर्ट्स मुझ पे डाले हैं, कोई उनको ये ना भूल सके कि वो ज़ाया गए हैं या मैंने कुछ किया नहीं है। तो वही चीज़ मेरे को बचपन से मोटिवेट करती थी कि मेरे को कुछ करना है, तो धीरे-धीरे तब रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही। कई कई बार ऐसे होते हैं ना कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें दाँव पे लगा के हमारे लिए कर देते हैं और तब ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेवल हाई हो जाते हैं क्योंकि लोग हैं ना जो आस-पास में वो लोग तो करते ही रहते हैं कि अरे आपने ऐसे कर दिया। तो मतलब खुद पे और ज़्यादा मतलब हिम्मत लाना पड़ता है कि मुझे तो मतलब प्रूव करना ही है ना। तो ये अच्छी बात है एक मुझे लगता है। वही, मतलब ऑलरेडी सोसाइटी हमें समझती है कि हम बहुत डम हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड लाइक देयर वर मेनी पीपल हु सजेस्टेड माय पेरेंट्स कि छोड़ दो, इतना स्ट्रगल क्यों करना है और दूसरे बच्चे पे ध्यान दो। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट दे वर ऑलवेज देयर लाइक फॉर मी। एंड मतलब फिर उसी चीज़ ने मेरे को मोटिवेट किया कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि मैं उनको, मतलब मैं अपना बेस्ट दूँ हर चीज़ में, सो दैट वो प्राउड फील कर सकें। चाहे समाज हो या कानून हो या जागरूकता या स्टडी, क्या बदलाव और क्या अ, सुधार की ज़रूरत है? मतलब आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? आपने जो भी एस्पेक्ट्स की बात की, चाहे वो सोसाइटी हो, एजुकेशन हो, लॉ हो, तो हर चीज़ में ही ज़रूरत है मतलब सुधारों की। क्योंकि अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो दो अगर हम थोड़े अर्बन एरिया में रहते हैं तो अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, रूरल एरियाज़ में तो बिल्कुल ही मतलब हमारे लिए अवेयरनेस नहीं है, और दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज अस एज अ ह्यूमन बीइंग्स। एंड यहाँ की भी बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि ऐसे वो लोग बिहेव करते हैं कि जैसे हमें कुछ समाज का पता नहीं है, हम मतलब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और शुरुआत से अगर एजुकेशन की बात करूँ, अगर स्कूल्स में ही जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे सेशंस हों, बताया जाए कि कितनी डेंजरस चीज़ है ये और किस तरह से दूसरे इंसान की लाइफ को इम्पैक्ट करती है, जो जिसके साथ ये इंसिडेंट हो रहा है। तो 100% अगर बच्चों में ये चीज़ इनकलकेट की जाए, तो वो ना तो कभी इस बारे में सोचेंगे ऐसा कुछ करने का, और इवन दूसरों को भी अवेयर करेंगे। तो एजुकेशन अगर उस हिसाब से दी जाए कि हमें कैसे ट्रीट करना है या हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो वो बहुत हेल्पफुल स्टेप हो सकता है। और अगर लॉ की बात करूँ तो डेफ़िनेटली प्रॉब्लम वही है कि मतलब हमारे लिए लॉज़ बहुत सारे हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना धीरे होता है कि 10-15 साल लग जाते हैं, तब तक कुछ कल्प्रिट्स या तो ज़िंदा ही नहीं रहते हैं। एंड इवन हमारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है तब तक। 10-15 साल ऑब्वियसली इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्मॉल ड्यूरेशन। अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरा केस को 8 साल हो गए हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, एंड अभी तक वो पेंडिंग में है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे केसेस में इनको ना तो कोई एविडेंस की ज़रूरत होती है, बिकॉज वी ourself is like our an एविडेंस, एंड देन वो आई डोंट नो फिर क्यों डिले करते हैं। और दूसरी चीज़ की पनिशमेंट मेंशन्ड तो है, पर हो नहीं पाती है उतनी। हम डिस्कस भी कर रही थी कि कैसे 2-3 साल में वो लोग रिलीज हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर जैसे कुछ चीज़ें हैं कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए, तो कोई भी 2 बार सोचेगा करने से पहले। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो नहीं हो रहा है, तो किसी को रियलाइज़ेशन ही नहीं है कि कोई सोचता, कोई मतलब अगर करना चाहता है तो सोचता है कि अगर 2-3 साल में छूट ही जाएँगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है कि पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट, स्विफ्ट हो, और मतलब सो दैट अगर कोई भी करता है तो दे थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग। कई बार ऐसा होता है ना कि पनिशमेंट मिलने में इतना टाइम लग जाते हैं और साथ में जिनके साथ ये चीज़ होते हैं ना, जो सर्वाइवर है, जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनको उनको किन-किन चीज़ों में सर्वाइव करना पड़ रहा है। एक तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं 8-10 सालों में, ऊपर से उनका ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू चल रहा है और साथ में सोसाइटी।
उनको भी अलग से उनको झेलना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको एक साथ झेलना पड़ता है। बिल्कुल, दैट इज़ एक्चुअली वेरी पेनफुल टाइम एंड उस टाइम मेंटली, फिज़िकली हीलिंग तो चल रही होती है। जैसे पहली बात कि अगर फिर सोसाइटी के चक्कर में फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, तो फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ऊपर से कोर्ट्स की प्रॉब्लम क्योंकि मतलब हमें लीगल एड भी मिलना बहुत मुश्किल काम है एक तो यही सारी चीज़ें कि मतलब एक तो पहले रिकवरी फेज़ कितना मुश्किल है हमारे लिए, इतनी कॉस्टली सर्जरीज़ होती हैं एंड देन उनसे रिकवर करना इतना पेनफुल सब कुछ। ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर तो रहता ही है कि हर चीज़ में जजमेंट, कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो गलती तो तुम्हारी रही होगी कहीं न कहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही। तो मतलब इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि हम सेंसिटाइज़ेशन लाएँ सोसाइटी में, समझाएँ कि हमें कैसे ट्रीट करना है या कैसे अपने बच्चों को अवेयर करना है कि वो ऐसे कभी करने के बारे में सोचें भी ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें सोसाइटी थोड़ा ठीक से ट्रीट करना शुरू करे, फैमिली सपोर्ट करे, लीगल एड मिले, तो चीज़ें काफ़ी ईज़ियर हो ईज़ी हो जाएंगी सकते हमारे हैं, लिए। बिल्कुल। आपने आईएएस बनने के बारे में कैसे सोचा और अपने सिविल सर्विसेज में ही जाने का फैसला क्यों लिया? जब मैं 6th-7th में पढ़ती थी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बताया था कि यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, लाइक तब तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था कि what are the duties of an IAS officer and but I decided somehow कि मेरे को यूपीएससी करना है, since it is the toughest exam. As I grew older, so I got to know that it's actually a very perfect job for me. एंड बिकॉज मतलब सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स ही वो लोग हैं जिनका सबसे ज़्यादा रोल रहता है इम्प्लीमेंटेशन में पॉलिसीज़ की। पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स बना तो देती हैं बट प्रॉब्लम हमारी कंट्री की इम्प्लीमेंटेशन ही है एंड इम्प्लीमेंटेशन में सबसे ज़्यादा क्रूशल रोल ब्यूरोक्रेट्स का ही होता है। सो आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट to my community or to the whole society by implementing policies in a very best manner एंड मतलब मैंने वही डिसाइड किया है कि आई विल जस्ट ट्राई माई हार्डेस्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम सो दैट आई कैन बी अ ब्यूरोक्रेट एंड along with the making proud my parents, I can serve to the society. and जो भी हम problems face कर रहे हैं, अगर पॉलिसीज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएं और अगर उसमें मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो डेफिनेटली उससे बड़ी चीज़ कोई मतलब होगी नहीं। एंड तो मैं उसी वे में आई जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड टू माय कम्युनिटी एज वेल। हमने अभी बात किया था कि एसिड अटैक के जो क्रिमिनल होते हैं उनके बारे में। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आई है कि जो एसिड अटैक के क्रिमिनल है उनके प्रॉपर्टी जब्त करके उसको नीलामी करके और जो पीड़िता है उनको कंपनसेशन दिया जाए। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है। और आप आईएएस बनने की तैयारी कर रही है और साथ में आप एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और आपके हिसाब से ये जो क्राइम है इसका सही सजा क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन जो जनवरी में प्रॉब्ली 2026 में ही आया है। सो लाइक अभी तो इट्स जस्ट अ प्रपोजल, इम्प्लीमेंटेशन तो काफ़ी दूर है बट एक्चुअली इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो 100%। बिकॉज अगर उनके सारे एसेट्स मतलब जब्त हो जाते हैं एंड मतलब सब कुछ उनके पास अगर कुछ रहता ही नहीं है, सो 100% वो स्ट्रगल करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। बिकॉज एक टाइम पे सिचुएशन ऐसी होती है कि सर्जरीज इतनी कॉस्टली होती हैं कि हम उतने पैसे अक्यूमुलेट ही नहीं कर पाते हैं एंड बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड दूसरी चीज़ की कंपनसेशन हमें मिलता ही कितना है, 4-5 lakhs प्रॉब्ली इतना ही है। एंड वो तो सिर्फ हमारी एक सर्जरी की कॉस्ट है, मतलब नॉर्म थोड़ा सा अगर कम भी इवन सिवियर बर्न्स होते हैं उसमें भी आई थिंक सो 10-15 lakhs का आराम से एक्सपेंसेस हो जाते हैं रिकवर होने में। सो अगर हमें उस वे में कंपनसेशन मिलेगा डेफिनेटली दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड
आई मीन दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट थिंग अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, बट आई एम जस्ट प्रेइंग कि इम्प्लीमेंट हो जाए, बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स बीन द प्रॉब्लम विद अ कंट्री कि हम लॉज तो बहुत सारे लाते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत दिक्कत आती है. सो 100% बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर ऐसा कुछ होता है. और बात वही है कि फिर कोई सोचेगा 2 बार करने से पहले पहले कि अगर ये इतने सिवियर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अगर उनको अच्छे से पनिशमेंट हो रही है, उनके पास कुछ रहेगा नहीं, तो कोई करने की फिर हिम्मत भी नहीं कर पाएगा. और अगर मैं पनिशमेंट की बात करूँ तो 100% दे डिजर्व डेथ सेंटेंस. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड 10-14 years का, like they've destroyed our whole life. I mean, they've snatched our identity, and I mean, we can't forgive them in just 10-14 years, and even 2-3 साल में उनको रिलीज भी कर दिया जाता है. So actually they deserve death sentence, but प्रॉब्लम वही कि अभी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी दूर है इस चीज़ की. जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि उड़ीसा में ये हुआ है. सो आई वॉज वेरी ग्लैड टू लिसन कि हुआ है, एंड अगर अक्रॉस इंडिया ये हो जाए सो देन आई थिंक केसेस में बहुत कमी आ जाएगी. अगर प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन, डेथ सेंटेंस, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली और स्विफ्टली फॉलो होती हैं, तो फिर उतने केसेस होंगे ही नहीं 100%, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की लाइफ बच पाएगी. और कहीं ना लाइक जो इनके प्रॉपर्टी है उनको जो विक्टिम है उनको दिए जाने का जो खुशी है उससे भी ज़्यादा मेरे हिसाब से एक सर्वाइवर जो सर्वाइव कर रहा है हर दिन हर पल, और एक एक सर्जरी में इतनी दर्ददायक होते हैं ना, तो मेरे हिसाब से एक सेटिस्फेक्शन होगा कि कम से कम वो हमारी तरह स्ट्रगल तो नहीं कर रहे, बट उनको भी पता चले ना कि स्ट्रगल होता क्या है. मेरे हिसाब से जब छूट भी जाए, हमको पता है कि हमारा लॉ सिस्टम मतलब अभी भी बहुत टाइम लगेगा उसको स्ट्रांग होने में, छूट भी जाए बट उनके पास कुछ रहेगा नहीं, वो रोड पे आना पड़ेगा. तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे सुन के ही लग रहा है. बाकी आप उड़ीसा का एक अभी रिसेंटली जजमेंट आया है कि जो उनका क्रिमिनल उनको फांसी की सजा दिया गया, तो बहुत अच्छा न्यूज़ है. आपने आपने खुद बोला कि इनको सुन के लोगों को लगेगा कि एसिड अटैक करने से आप मौत का मतलब मौत भी हो सकते, फांसी भी हो सकते, तो बहुत अच्छा डिसीजन है. एक टाइम पे हम वैसा ही कुछ फील करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इंस्टेड ऑफ सीइंग अस एज अ कल्प्रिट्स, लाइक अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, वो लोग हमें जज करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग देम. अगर सोसाइटी उनको थोड़ा सा काइंड ऑफ ब्लेम करना शुरू करे, एंड देन उनकी प्रॉपर्टी मतलब सारी ले ली जाए, एंड अच्छी मतलब स्ट्रिक्टली पनिशमेंट दी जाए, तो 100% फिर केसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, एंड लाइक एवरीबडी विल think like 1,000 times before committing such crimes. So मतलब I really hope कि as soon as possible ये चीज़ें implement हो जाएं, and मतलब actually I was very glad to hear कि ये हुआ है, और अगर अक्रॉस इंडिया ये इम्प्लीमेंट होता है तो उससे अच्छी चीज़ कोई होगी नहीं. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. अभी तो सिर्फ उड़ीसा में हुई है, मैं चाहती हूँ ऑल ओवर इंडिया ऐसा ही फैसला आए कि लोगों को पहले सोचना पड़े. कोई भी चाहे रेप हो, चाहे एसिड अटैक हो, कोई भी क्राइम करने से पहले ऐसे ही रोका जा सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है ऐसे क्राइम रोकना. बिल्कुल. आई मीन 2010 वाले डेकेड से एसिड अटैक बहुत सीरियस प्रॉब्लम रही है, और हर साल आई थिंक केसेस के नंबर्स बढ़ ही रहे हैं. सो तब से बहुत सारे लॉज बने हैं, रेगुलेशंस आए हैं कि एसिड बैन हो रहा है, बट होता नहीं है. मतलब इट्स बिन 15 years ऑलमोस्ट जब से काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही हैं चीज़ें, बट कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है उतना स्ट्रिक्टली. मतलब ऑन पेपर वी कैन से देयर आर मेनी थिंग्स, बट ground reality there's nothing. So that's the thing, actually we need to implement things on the ground level at its best. and वही कि अगर ये सारी चीज़ें मतलब बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होती हैं, so definitely like any crime, whether that is rape or acid attack, so somebody will think before like committing such crimes.
आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। शायद ऑडियंस को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो हम सर्वाइवर है, ऑलरेडी हमारे फेस में इतना स्कार रहते हैं, है ना? और कई बार हम लोगों ने ना सर्वे किए हैं कि हम लोग जाके दुकान पे माँगते हैं एसिड। और चाहे दिल्ली हो, चाहे हम लोगों ने अभी रिसेंटली पुणे में ऐसे एक रिसर्च किया था। तो हम 2 लड़की गए थे, जिनके फेस में ऑलरेडी दिख रहा है कि इनके साथ कुछ तो हुआ है। तो हमने दुकान में जाके एसिड माँगा और उन्होंने ₹60 की एक डब्बा दे दिया, ठीक है? और आप सोच सकते हो कि उन्होंने देखा है हमारा चेहरा और देखने के बाद भी उन्होंने ₹60 की एक इंसान की ज़िंदगी मतलब खरीद ली हम लोगों ने। फिर हमने उनको जाके पूछा कि आपके पास परमिशन है? आप एसिड बेच रहे हो? उन्होंने ना ओपन नहीं रखा था एसिड, उन्होंने ना छुपा के रखा था। कहने के उनको भी पता है कि एसिड रेगुलेट है, बट फिर भी उनके पास लाइसेंस भी नहीं था, फिर भी वो एसिड रख रहा है। वही प्रॉब्लम है बेसिकली कि चीज़ें ऑन पेपर बहुत हैं हुँ। बट वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है बिल्कुल भी। हुँ। तो देखो मतलब एक 60 रुपीज़ की बॉटल एक इंसान की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है। बिल्कुल। तो एसिड मिलना कभी परेशानी रही ही नहीं किसी के लिए, चाहे ऑन पेपर उसको कितना ही स्ट्रिक्ट हुँ। रेगुलेट कर दिया जाए। बट लोग कहीं न कहीं लूप होल्स ढूँढ लेते हैं। हुँ। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ दोज शॉपकीपर्स कि उनको पता है कि कितने सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस चीज़ के, और फिर भी वो उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट शोज द पिटी मेंटालिटी एंड हुँ। माइंडसेट ऑफ द पीपल। सो वही प्रॉब्लम है कि सेंसिटाइजेशन की बहुत कमी लाइक है। ज़रूरी है और कमी है और बहुत ज़रूरत है उसकी, सो दैट हुँ। मतलब गवर्नमेंट तो करे ही करे, लेकिन अगर लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि कोई रखे ना विदाउट लाइसेंस एंड एवरीथिंग, हुँ। सो बहुत ईजियर हो जाएंगी चीज़ें। 3 साल की छोटी-सी उम्र में आप पर एसिड अटैक हुआ और लाइक लोगों के हिसाब से उस उम्र में हमको कुछ याद नहीं रहते। तो आपको आपके एसिड अटैक सर्वाइवर होने की पता कब और कैसे चला? एज यू सेड कि आई डोंट इवन हैव अ हुँ। सिंगल मेमोरी अबाउट द इंसिडेंट, हुँ। बट जैसे ही आई ग्रू ओल्डर लाइक 8 और 9, तो मैंने वो रियलाइज करना शुरू किया कि कैसे बच्चे काइंड ऑफ they are like scaring to me and they don't want to play with me, so मैंने वो सारी चीज़ें फील करना शुरू की हुँ। कि मतलब प्रॉब्लम क्या है मुझे, बिकॉज टिल देन आई वॉज अ वेरी हैप्पी किड कि आई हुँ। हैड नो रियलाइजेशन कि क्या है। सो लाइक देन माई पेरेंट्स स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग मी थिंग्स एंड मेरे को लाइक 5-6 मंथ्स बहुत प्रॉब्लम हुई हुँ। इन सब चीज़ों में कि कोई मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहा है या ऐसा क्यों है। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट 5-6 मंथ्स में वो हैबिचुअल हो गया कि मेरे को ज़्यादा अब सोशलाइज करना ही नहीं है। आई जस्ट बी फोकस्ड ऑन माई थिंग्स, जो भी मेरे को करनी है, वेदर दैट इज स्टडीज और समथिंग एल्स। एंड बट धीरे धीरे वो मेरा नेचर बन गया है कि मेरे को उतना सोशलाइज करना पसंद रहा ही नहीं है। मतलब जी। अगर मैं आपकी भी बात करूँ तो बहुत हेजिटेशन होती है बाहर हुँ। जाने में। मतलब हम चाहे कितना भी वो कर लें, बट कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो ही जाता है बाहर कि एक्चुअली मतलब विच हर्ट्स। बिल्कुल। ओवर द टाइम थोड़ा कम होता है, बट होता है थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट। होता ही है मतलब अब हम सोचते ही हैं, हम तो सामने बोलते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कहीं न कहीं आप सोचते हो वो चीज़। एग्जैक्टली। हुँ। एंड कहीं ना कहीं वही है कि प्रेजेंस इज द फर्स्ट इम्प्रेशन, एंड वही मतलब अपेरेंस ही सही नहीं है तो हुँ। दैट्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। एंड कई बार काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हुँ। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें रियलाइज होनी शुरू हुई, एंड लाइक शुरुआत का जो एक्सेप्टेंस पीरियड था, जी। that was quite difficult. But yeah, I'm just like grateful to my parents who was always there to support me mentally, and मतलब they motivated me कि हुँ। मुझे अपनी studies पे focused रहना चाहिए, so that I can be a successful person one day and prove to that people that I have done something in my life which they could not. हुँ। Like I don't want to speak in this manner, but yeah, few people are really हुँ। quite they have very pity mindset and they don't even think कि मतलब हमें क्या feel हो रहा है। So yeah, आप कोई ऐसा किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे
जिसमें समाज की किसी सोच से आपको तरस या हँसी ये दोनों आई या आती है आज भी? एज सच कोई स्टोरी नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास से लोग सीट चेंज कर लेते हैं। जी। बहुत छोटी चीज़ है पर हर्ट करती है। एंड आई मीन मतलब मैं अभी कॉलेज में हूँ तो और लोगों की तरह मेरे एज सच फ्रेंड्स नहीं हैं, या मतलब मेरा उतना हैंग आउट वो सारी एक्टिविटीज में आई एम नॉट इन्वॉल्व, सो आई लाइक काइंड ऑफ थोड़ा कन्फाइंड टू माई सेल्फ ओनली। सो दीज आर द थिंग्स। एंड हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि अगर किसी को इंसिडेंट एक्सप्लेन करते हो तो वो उन चीज़ों में जाते हैं कि ऐसे कैसे, अब तो शादी नहीं हो पाएगी। तो आई मीन वही है कि आई जस्ट वांट टू बी a little successful in my life so that मतलब एटलीस्ट आई कैन मेक माई पेरेंट्स प्राउड, एंड मेरे मुझे एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि आई हैव सम कैपेबिलिटी। एंड लोगों को भी कि हम लोग कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड पता नहीं लोगों को क्या लगता है, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा उनको टेंशन होते हैं कई बार, मतलब टेंशन तो नहीं, वो लाइक लाइक अपने कमेंट के थ्रू मतलब कराते कराते हैं ऐसे फील। एग्जैक्टली, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। बट वो थैंकफुल है हम गॉड से कि हमें इतना कैपेसिटी हमारे अंदर उन्होंने दिया है कि हम लोग ये सब इतने सारे चीज़ों के बाद भी हम अपने जो गोल्स है उसको हम लाइक फुलफिल अपने अपना चीज़ें अपना ड्रीम्स वो सब चीज़ हम कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी बिग डील बिकॉज़ इस फेज़ से रिकवर करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड फिर वापस वो मोटिवेशन लाना एंड अपने ड्रीम्स को काइंड ऑफ मतलब उनके लिए मेहनत करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। सो आप सब लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब आई ऑल्सो want to be like you, so that I मतलब कुछ फाउंडेशन या एनजीओ के थ्रू मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। आप आपको पता है आपसे भी कितने सारे लोग इंस्पायर होती है और जबकि अ, मतलब लोगों के पास ना साधन होते हैं, सब कुछ होने के बाद भी फेलियर मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही है। बहुत सारे चाहे मेल हो फीमेल हो, मतलब अपने लाइफ में जो चीज़ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। लगता है लोग क्या सोचेंगे, हम कैसे कर पाएँगे? बट फिर भी जब हम में से कोई ऐसे करके दिखाते हैं जिनके पास बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ होते, फिर भी जब हम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग मतलब इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल, आई मीन अगर हम किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी सुनते हैं तो वो सब लोग किसी न किसी तरह से स्कैरसिटी से ही उभरे हैं। कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रही है उनकी लाइफ में और फिर उन चीज़ों ने उनको इतना ब्रेव बनाया है कि वो उस मुकाम तक पहुंच सके। तो 100% दैट इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल थिंग फॉर दी पीपल कि वही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत लग्जरी है हर चीज़ की, बट क्योंकि उन्होंने कभी स्कैरसिटी फेस नहीं किया है तो वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। सो वो हमें काइंड ऑफ थोड़ा एज है कि हम सब कुछ फेस कर चुके हैं। सो हमें पता है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है हर चीज़ की, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव की। तो हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि किसी की लाइफ थोड़ा बेटर बना पाएँ। अगर आप लोग की बात करूँ और सोसाइटी का पर्सपेक्टिव चेंज कर पाएँ कि वी आर जस्ट नॉट डम्ब पीपल, वी कैन डू समथिंग इन आवर लाइफ। काफ़ी आपको हमारे सिरोस टीवी के माध्यम से मतलब जो लड़कियाँ या जो भी मतलब जो हमारा जनरेशन है, यंग जनरेशन जो हमें सुन पा रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना हो तो आप क्या कहना चाहते हैं उनको? I just want to say through this platform that आई मीन बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं ऐसे अटैक सर्वाइवर्स की बात करूँ तो दैट इज़ नॉट लाइक एन ईजी टास्क एट ऑल टू रिकवर फ्रॉम दैट फेज, बट विल हैव टू गो इनटू सोसाइटी वन डे, एंड
बेटर है कि हम कुछ करके जाए उनके सामने, सो दैट वो मतलब हमारे चेहरे के लिए मुड़ने की बजाय हमारी कामयाबी के लिए मुड़ कर देखें. सो दैट्स बेटर कि हम लोगों को प्रूव करें इंस्टेड ऑफ दैट कि हम अपने आप को डाउट करते रहें या डीमोटिवेटेड फील करें. सो आई जस्ट वांट टू से कि जो भी आपके गोल्स हैं या इस इंसिडेंट से पहले थे, so please try to pursue them again, so that society, you can prove to the society and the people that you can do something in your life. And I mean, that's a very important thing, and that's why this thing motivated me a lot. And if I talk about normal people, so I just want to say them ki look at the people who does not have that luxury. So you have an honor to have those things. So just put your best efforts, just pursue your goals, decide your goals, and don't feel demotivated ever, so that I mean, if your spirit will be high, so everything will go higher. And कुछ पंक्तियां हैं मेरे पास, तीन चार. सो तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. So I mean, God with us, God is with us. We've probably heard that thing that God helped them who help themselves. So if we believe in ourselves, so सब लोग believe करेंगे. बिल्कुल सही बोला आपने। खुद पे पहले भरोसा होना बहुत ज़रूरी है और खुद को एक्सेप्ट करना। हम जब खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें खुद को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर दुनिया तो करे ना करे वो फ़र्क नहीं पड़ता है ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। वो एक्सेप्टेंस पीरियड दो बहुत डिफिकल्ट होता है. बहुत दैट्स नॉट difficult है। रियली इजी. मतलब मैंने बहुत सारी बहुत स्टोरी टाइम सुनी लग है. जाते हैं। बिल्कुल. लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वही है कि जब तक हम खुद को खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी का फिर कोई सवाल ही नहीं बनता है. तो पहले हम खुद को स्ट्रांग बनाएं, एक्सेप्ट करें, अपनी आइडेंटिटी बनाएं, सो दैट जब भी हम सोसाइटी के सामने जाएं एटलीस्ट हम बहुत स्ट्रांग दिखें, ब्रेव दिखें. एंड फिर धीरे धीरे सोसाइटी का पर्सपेक्टिव भी थोड़ा चेंज होता है. एंड बिल्कुल होता है। या they start judging us less. तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अभी हम कुछ मतलब शॉर्ट मेरे पास 3-4 ऐसे क्वेश्चन नहीं, थोड़ा मतलब फेवरेट क्या है आपको तो मैं पूछना चाहती हूँ। आपका 2 फेवरेट बुक्स के बारे में बताइए और क्यों फेवरेट है वो भी बताइए। तो मैंने रिसेंटली दोनों बुक्स पढ़ी हैं. द एटॉमिक हैबिट्स, इसमें फोकस है कि कैसे हमें छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. जैसे कि हम कहते हैं कि हम एक सीढ़ियाँ चढ़ के ही ऊपर तक पहुँचते हैं. तो उसी तरह अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें एक एक स्टेप लेना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द गोल डायरेक्टली, वी शुड बी फोकस्ड ऑन द प्रोसेस इटसेल्फ. एंड वो चीज़ देन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारी जर्नी को. एंड वी शुड बी कंसिस्टेंट जो भी हम कर रहे हैं. और दूसरी है कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. सो इट बेसिकली फोकसेस ऑन कि कैसे हम जो सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं. जैसे कि हम एक्सेप्टेंस के बारे में बात की, तो अगर हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे, हमारा माइंडसेट वो होगा कि नो, वी आर द ब्रेवेस्ट, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. सो विल फील लाइक दैट. एंड फिर चीज़ें उसी मैनर में काम करना शुरू कर देती हैं. हम सोचते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ और मैं पक्का करूँगी, तो फिर सारी चीज़ें उसी तरह से होना शुरू होती हैं. तो एक चीज़ हमने ज़रूर सुनी होगी कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है. सो दिस इज़ द बुक which I felt कि actually is very good. and this thing, like we need to learn this thing कि कैसे हमें अपने माइंडसेट को सबसे पहले चेंज करना है. बिल्कुल। और 2 फेवरेट मूवी और क्यों? सो सबसे पहले ऑब्वियसली छपाक कि वो बहुत बड़ा स्टेप था दीपिका पादुकोण मैम ने कि मतलब मूवीज आर द थिंग्स, मतलब चीज़ें हैं काइंड ऑफ जो बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को और लोगों की सोच को. तो एक
इवन बहुत उनकी प्रॉब्लम्स आई उनको वो मूवी प्रोड्यूस करने में या बनाने में, बट शी still did it and it was really huge step. एंड मतलब वो सोसाइटी को सेंसिटाइज करने में डेफिनेटली उस मूवी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ऑब्वियसली लक्ष्मी अग्रवाल मैम की स्टोरी तो सामने लाई ही है। इसके अलावा 3 इडियट्स मेरे को बहुत पसंद है। इट फोकसेस ऑन कि मुझे कैसे भी बहुत पसंद है। हाँ, मतलब विद अलोंग विद द कॉमेडी इट फोकसेस कि कैसे हमें एजुकेशन को सिर्फ एजुकेशन की तरह नहीं बल्कि पैशन की तरह देखना चाहिए कि हम हर चीज़ अपनी लर्निंग के लिए सीखें, ना कि क्रैमिंग के लिए। कोई फेवरेट सेलिब्रिटी, मतलब 2 फेवरेट सेलिब्रिटी और क्यों? मेरे को क्रिकेट देखना काफ़ी पसंद है तो विराट कोहली सर मेरे को बहुत पसंद है फॉर हिज कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द गेम। सो आई जस्ट वांट टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन माय लाइफ एज वेल सो दैट आई कैन बी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड टू माय गोल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर बहुत उनकी पर्सनैलिटी, मेरे को उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगता था कि कैसे इतने बड़े मुकाम पर होने के बावजूद भी वो इतने ग्राउंडेड थे। सो इट लाइक टेल्स अस दैट ह्यूमिलिटी कैन एग्जिस्ट विद द ग्रेटनेस। सो यूजुअली क्या होता है कि जब लोग ग्रेट बन जाते हैं तो थोड़ा सा वो ग्राउंडेड नहीं रहते हैं, तो वो आई मीन ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट कि कैसे हम ग्राउंडेड रह सकते हैं। तो that should be a motive and like that should be implemented in our life कि चाहे हम कहीं तक पहुंच जाएं, बट ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। और 2 फेवरेट इंसान और क्यों? लाइक आपके फैमिली के अलावा कोई ऐसा फेवरेट पर्सन हो? अब बहुत सारे लोग रहे, आई रियली डोंट वांट टू डू इनजस्टिस विद दोज पीपल हु देयर वर मेनी वेल विशेस इन थ्रू आउट माय जर्नी, बट मैं 2-3 लोगों का मेंशन करना चाहूँगी। देयर इज ma'am in Chandigarh itself, she is professor in Punjab University, Sukhpreet ma'am. She's been supported my journey a lot, whether that is financially or mentally. She was like, she's been my mentor throughout like my life and in education and everything. And apart from that, like मेरे friends, school friends काफ़ी, so they were always there with me, and I had a lot of fun with them. So I think they were very important part of my life. And उसके अलावा बहुत सारे well wishers मेरे को मिले हैं, आप लोग हैं यहाँ। So हाँ, 100% तो बहुत सारे लोग। बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी आपने इतना अच्छा कन्वर्सेशन हमारे सिरोस टीवी माध्यम से जो हमारे ऑडियंस है उन तक पहुँचाया, और बहुत मोटिवेटेड है आपके जो भी सफ़र है, जो भी आपके कहानी है, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी हमने आज दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं हम, और बहुत खुश हूँ मैं आपके बारे में जानने के लिए, और आपके साथ बात करने का मुझे बहुत इच्छा था शुरू से ही। तो बहुत खुश महसूस कर रही हूँ मैं खुद को, बहुत मैं लकी फील कर रही हूँ। Thank you. It's such a pleasure to be here. And even I am so fortunate that I could come here. You made me feel that I am that important person and I can come here and share my insights. So that was really an honor and pleasure to be here. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you.